नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद में। आज हम बात करेंगे हड्डियों से जुड़ी समस्या पर। जैसे कि एक स्टडी के अनुसार भारत में लगभग 1% आबादी घुटनों से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित है। यानी लगभग 10 लाख लोग इस प्रकार की समस्या से हर रोज सामना कर रहे हैं। इसलिए आज के दौर में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की जरूरत बहुत बढ़ गई है। ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियों, जोड़ों, टेंडन और मांसपेशियों संबंधी विकारों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए काम करते हैं। इस बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सोनित अग्रवाल। डॉक्टर सोनित अग्रवाल एचपी ऑर्थो केयर हॉस्पिटल जालंधर में एमएस ऑर्थो और ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और पिछले 19 वर्षों के अनुभव के जरूरतमंद लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। ओके सर, हमें पहले अपने बारे में बताइए कुछ। मैं डॉक्टर सुनीत अग्रवाल। मैं एक्चुअली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं बेस्ड इन जलंधर। मैं जलंधर में फ्रॉम 2004 से मैं जलंधर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 2022 तक आई एम स्टिल वर्किंग एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। एचपी ऑर्थो केयर हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, जो कि मैं ही ओन करता हूँ और मैं ही रन करता हूँ। ओके सर। सर, आपको एहसास कब हुआ कि आपको ऑर्थो सर्जन बनना है? ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्चुअली मैं आई बिलोंग टू विजिट चंडीगढ़। मैं माय फादर, जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे फादर को ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है जो स्पाइन की टीबी हो गई थी। तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर्स के पास बहुत ज्यादा, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ा। तो उनकी ऑरा और पर्सनैलिटी देख के मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है और ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। तो आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम 9th क्लास कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। तो लोग ज्यादातर ये एम रखते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा एम स्टार्टिंग से ये था कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है। वो ऑब्वियस रीजन के मैं इतना ज्यादा अपने फादर के साथ इतना ज्यादा घुमा कि मुझे लगा कि डॉक्टर नहीं और ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बेटर ऑप्शन है। दैट वाज द रीजन फॉर चूजिंग ऑर्थोपेडिक एज प्रोफेशन। इट इज नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी, इट इज अ पैशन फॉर मी। मतलब मेरा एक वो है कि सपना था, तो वो मतलब जब आपका एक पैशन हो तो फिर आपको अच्छा लगता है। दैट इज द रीजन फिर मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी चूज की। बिल्कुल सर। तो सर आपको ये हेलो। हाँ जी। सर, आपके नेटवर्क में आपकी वीडियो बार बार pardon? पॉज हो रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? आपकी वीडियो पॉज हो रही थी बीच में। हाँ, आपका वीडियो कट रहा है ना बीच में, है। ओके, ठीक है। तो सर, आपने अब्रॉड से अपनी स्टडीज कंप्लीट की है, राइट? यस। तो वहां पे ऐसे क्या अलग कुछ टेक्निक्स थे जो आपको सीखने को मिले? अब्रॉड में मैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस में रहा हूँ। मुझे ईसाकॉस करके अवार्ड भी होता है, जो एक सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी, वो आपको एक फेलोशिप देती है, एक अवार्ड देती है, जिसमें आप उनके खर्चे पे जाके ट्रेनिंग करके आते हो। तो मैंने उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ नई चीजें, बहुत कुछ एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि मैंने हिप रिप्लेसमेंट यहाँ पे नॉर्मली करते ही हैं हम लोग। मैंने वहाँ पे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, यानी कि छोटे चीजें से करना, जिसमें मतलब खून कम निकले, पेशेंट जल्दी चल सके, ऐसी चीजें। उसको समझाने के लिए, जैसे मैं आपको समझाने की उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरी हम करते थे पहले पुराने जमाने में। पूरा पेट खोलकर काट कर उसको गॉल ब्लैडर निकालते थे सामने देखकर। धीरे धीरे 91 में या 92 में प्रचलित हुई कि दूरबीन से सर्जरी करते हैं। तो आजकल आप देखेंगे कि 3 या 4 टांके लगते हैं और पेशेंट मतलब घर चले जाता है अगले दिन, एज कम्पेयर टू जो पहले खोल के करते थे।
उसमें पेशेंट को हफ्ता 10 दिन मतलब रहना पड़ता था, टाके जख्म सूखने में और इतना सारा खोलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी अलग अलग, वो सब अब ओवरकम हो गई है। आज की डेट में अगर आप किसी को बोलें कि खोल के पेट का ऑपरेशन करेंगे तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा उसको उसको मतलब दूरबीन एक नॉर्मल चीज होती है। इसी तरह हिप सर्जरी में पहले जमाने में 10 इंच का चीरा लगता था, पूरा खोल के करते थे। तो आज की डेट में आजकल बहुत ही छोटे चीरे से, यानी कि जिस इम्प्लांट जितना चीरा है, यानी कि 2-3 इंच का चीरा लगता है, तो वो सारा रिप्लेसमेंट और पेशेंट की रिकवरी आप समझ सकते हैं कि पहले इसके कंपैरिजन में और वो अब में फर्क आता जा रहा है। तो ये टेक्निक 2015 में मैंने सीखी थी। 2015 के बाद अब हम आजकल सारे रिप्लेसमेंट उसी से करते हैं। तो एक ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी जो मैंने सीखी और मैं इसी को लेकर यहाँ पे हमने शुरू किया, और इससे बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स को फायदा रहता है। जल्दी चलते हैं, रिकवरी फास्ट होती है, ब्लीडिंग कम होती है, टाइम कम लगता है। तो हर चीज में पेशेंट को एडवांटेज है। आने वाले टाइम में यही टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो इम्प्लांट बनने थे वो तो अभी बन चुके हैं लेटेस्ट, बट ये टेक्नोलॉजी जो है ये सर्वाइव करेगी। जो छोटा चीजा जो है, जैसे दूरबीन से सर्जरी होने लग गई, ये छोटे चीरे वाली चीजें यही चलेंगी आने वाले टाइम। तो ये न्यूयॉर्क में मैं रहा, इंग्लैंड में मैं रहा, जर्मनी में मैंने ट्रेनिंग करी, तो डिफरेंट कंट्रीज में, सिंगापुर में, यूएच में, बेल्जियम में, तो ये सब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो सीखने को मिली, उनको सबको एक जो सबसे अच्छी चीजें सीख के कोशिश मेरी यही होती है कि हम अच्छा काम यहाँ पे करें अपने इंडिया में। बिल्कुल सर। तो जैसे कि एचपी ऑर्थो केयर हॉस्पिटल जो है ये बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मरीजों के लिए वहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और सर्जरी के लिए क्या कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स यूज की जाती हैं। एचपी ऑर्थो केयर हमारा एक मेरा एक सपना था। मैंने जब जलंधर पंजाब आया, से बिलोंग टू चंडीगढ़, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से की, और ये सब करके मैंने रीच कि मैं अब कुछ करूं आफ्टर डूइंग एक्सपीरियंस। तो मेरा ये था कि मैंने 13-14 साल मैंने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में काम किया है, डिफरेंट लोगों की सेवा की जैसे। तो उसमें मेरा ये था कि मैं खुद से अपने आप से भी कुछ करूं, और जिसमें नई चीजों की इजाद जो हुई है वो भी मैं अपने लोगों को दे सकूं कुछ अपने अपनी तरफ से। तो मैंने एचपी ऑर्थो केयर शुरू किया 2017 में। उसमें 9 बेड से हमने शुरू किया था। इसमें हमारा पर्पज यही होता था कि सॉर्ट ऑफ मतलब सबके लिए हो, जैसे चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, हर तरह के लोगों के लिए हमने एक सुविधा दी थी। तो वो करते करते और ये करते हमने जो शुरू किया, ऑर्थोपेडिक्स से शुरू किया। अब हम आज एचपी ऑर्थो केयर मैंने शुरू किया अपने पीजी खत्म करने के बाद और सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने 13 साल काम किया डिफरेंट चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो मेरा सपना था कि मैं सबके लिए कर सकूं, गरीब आदमी के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास को सुविधा दे सकें। तो एचपी ऑर्थो केयर स्टार्ट मैंने 9 बेड से किया था 2017 में। उसके बाद हम इस स्थिति में पहुंचे कि हम सारी कैटेगरीज के लोग, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है चाहे मिडिल क्लास से है, सबको उसकी हिसाब से हम सुविधा दे सके। स्टार्ट मैंने ऑर्थोपेडिक से किया था 9 बेड से। आज की डेट में हम लोग जनरल सर्जरी में हर सुविधा तकरीबन हम दे रहे हैं। यूरोलॉजी, किडनीज के जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट हैं वो भी हम सर्जरीज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम एक्सपेंशन मोड में है, तो हम और डिफरेंट सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की और देने के हमारा विचार है, जिसमें कंप्लीट ट्रॉमा ट्रॉमा यानी कि न्यूरो सर्जरी भी हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और कार्डियोलॉजी भी हम इन्वॉल्व करना चाहेंगे। और हमारा मेरा एम वही है कि हम वैल्यू फॉर मनी दें, कि लोगों को ये ना लगे कि पैसे ज्यादा ले लिए और काम नहीं ठीक हुआ। हम वैल्यू फॉर मनी और क्वालिटी सर्विसेज और बेस्ट ऑफ द सर्विसेज हमारा एम है। हमारा मिशन यही है कि हम हर सुविधा, अच्छी से अच्छी सुविधा एक ही स्थान पर लोगों को प्रोवाइड कर सकते। तो इसी तो एम से आप हमने जी 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 आप बताइए। हाँ, इसी एम से हमने शुरू किया था, और ये उम्मीद है कि आगे हर डिपार्टमेंट में हम ये कर सकें, एक्सेप्ट फॉर ऑर्थोपेडिक्स नहीं, सारे डिपार्टमेंट में, चाहे यूरोलॉजी है चाहे जनरल सर्जरी है। लाइक माइंडेड डॉक्टर्स हम सारे इकट्ठे होकर ही एचपी को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो ताकि हम चाहते हैं कि
चाहे हर प्रांत के हर उसके भांति के लोगों को सुविधा मिल सके। तो सर आपकी ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलिटी क्या है? ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग स्पेशली मैंने आपको बताया कि हम छोटे चीजें से जो हम कर रहे हैं, सुपर पार्ट टेक्निक जो हम बोलते हैं, सुपर पार्ट टेक्निक से हिप सर्जरी, नी सर्जरी में वो छोटे चीजें से हम करते हैं। उसमें हम कंप्यूटराइज नेविगेशन सिस्टम से हम सारी सर्जरी करते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास सारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं। तो हमारा एम है कि यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम सबको दे सकें। सुपर पाथ इंडिया में सबसे पहले मैं ट्रेनिंग करके आया था, डॉक्टर जिमी है एरिजोना स्टेट में, फिनिक्स में, तो उससे मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो उसके बाद से और फर्स्ट फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट द सुपर पाथ इन इंडिया वाज मी। एंड मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आया हूँ तो मेरा इच्छा है कि सब लोगों को इससे फायदा हो। उसी लिए मेरी इच्छा है कि इस चीज को आगे बढ़ाएं और सारे पेशेंट्स विदाउट एनी मच एक्सपेंसेस, जो कि नॉर्मल चार्जेस लगते हैं, उसी चार्जेस में हम लोग यही सुपर पास सब लोगों को दे सकें। तो यही मेरा एम है, यही एक एचपी ऑर्थो केयर और यही लोगों के लिए एक सुविधा है जो कि कम पैसों में अच्छी सुविधा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लोगों को प्रोवाइड कर सकें एचपी ऑर्थो केयर। बिल्कुल सर। तो सर एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है वो बहुत उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली 20 साल से लेकर 40 साल के एज के लोगों में। तो इसके पीछे का रीजन क्या है और सिम्टम्स क्या है इसके? मैडम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक, अगर मैं सीधी सरल भाषा में कहूँ तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आम लोगों की भाषा में गठिया बोलते हैं जिसको। आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। गठिए में आमतौर पे लोगों को मिसकंसेप्शंस है कि गठिया ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 20 से 40। सर आपकी वीडियो। सर आप एक बार दोबारा से आंसर रिपीट कर दीजिए, आपकी वीडियो पॉज हो गई थी। मैडम ये पता नहीं क्या इशू है, चलो एनी हाउ। आपका सवाल मैडम बिल्कुल सही है कि गठिया जो है 20 से 40 साल में कॉमनली होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आमतौर पे लोग गठिया ठुकरा देते हैं, यूरिक एसिड को भी लोग गठिया बोल देते हैं, बट हम एज ए डॉक्टर्स हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ही गठिया मानते हैं। यूरिक एसिड और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली फीमेल्स में होता है और कॉमनली 20 to 40 इयर्स में। इस आजकल ज्यादा वजह इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि वजह क्या होती है, बट हाँ, खान खान पान जो हमारा है, जो खाना पीना है, वो हमारा स्टाइल चेंज हो रहा है। हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, नेचुरल डाइट कम हो रही है, घर का खाना कम हो रहा है, नेचुरल एक्सरसाइज कम हो रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हो गए हैं, खेलना कम हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है, स्पाइसी और डिफरेंट मतलब चीजें कम होती जा रही है। जो हमारे पुरानी जीवन शैली थी वो चेंज हो गई है, बदल गई है। उससे बीमारियां जो है गठिए की वो बढ़ रही है। इसके लिए ऑब्वियसली अगर आप इसको चाहते हैं कि ना हो तो हमारे को अपना खान पान रहन सहन सब चेंज करना होगा, क्योंकि डिजिटल लाइफ से, आपकी आउटडोर एक्टिविटीज कम होने से, खाना पीना चेंज होने से, लाइफस्टाइल फास्ट होने से, स्लीप ना होने से, एक्सरसाइज कम होने से ये चीजें बीमारियां बढ़ रही हैं। इनका तरीका एक ही है कि नेचुरल डाइट अच्छी हो, एक्सरसाइज प्रॉपर हो, और प्रॉब्लम होने पे आप प्रॉपर सलाह लें डॉक्टर से। तकलीफ इनमें ज्यादातर ये होता है कि डिफरेंट जोड़ों में दर्द होता है, सुबह उठ के दर्द होता है, और कई बार आपके टेस्टों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ सिम्टम ही होते हैं। गठिया एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब हर पेशेंट को ऐसा नहीं है कि जोड़ टेढ़े हो जाएंगे। कई मरीजों को सिर्फ सुबह उठ के दर्द होगा, वो भी एक गठिया है।
और दूसरे एंड पे ऐसा है कि कई मरीजों के जोड़ बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, वो भी गठिया है। तो इसलिए लेके कि सुबह सिर्फ दर्द होता है, इस एंड तक लेके कि जहां पे बिल्कुल जोड़ टेढ़े हो गए, ये सारे गठिया ही क्लासीफाई होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है कि किस लेवल पे आप स्टैंड करते हैं। कई बार कई लोगों का मैंने देखा है कि आर ए फैक्टर नेगेटिव आया तो हमें तो गठिया नहीं है। ऐसा नहीं है, आर ए फैक्टर नेगेटिव है भी है तो भी आपको गठिया हो सकता है। आर ए फैक्टर एक बहुत ही बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है जो कि ज्यादा सिग्निफाई नहीं करती कुछ। आप गठिए को क्लासीफाई ऐसे नहीं कर सकते कि आर ए फैक्टर नेगेटिव है तो गठिया नहीं है, आर ए है तो गठिया है। आपने डॉक्टर को मिलिए, अपने सिम्टम बताइए, तकलीफ बताइए, तो वो क्वालिफाई करेगा आपको, कि वो क्वांटिफाई करेगा कितना है और है भी है कि नहीं है। आप अपने आप से क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो सिम्टम है आपके मैच करते हैं। हाँ, एक बार आपका गठिया आ गया तो आप उसके बाद उस हिसाब से उसका इलाज होगा। गठिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज बहुत लंबा चलता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का इलाज लंबा चलेगा, शुगर का इलाज लंबा चलेगा, थायराइड का इलाज लंबा चलेगा। इसी तरह गठिए का इलाज भी लंबा चलेगा। ये आपको कोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपने 3 महीने की दवाई खाई और ये ठीक हो गया। इसका इलाज लंबा चलता है और प्रॉपर टेस्ट कराकर, इलाज कराकर तभी आप ठीक कर सकते हैं। जो कि आम लोगों में मिसकंसेप्शन है, डॉक्टर ने मुझे 3 महीने की दवाई दी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कोई कोर्स नहीं कर रहे, आप बीपी की दवाई का कोर्स नहीं होता, इसी तरह इसका भी कोर्स नहीं है। ये लंबा करना है और लंबा इलाज है। अगर आप प्रॉपर इलाज करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो इसके पूरे ठीक होने के, पूरा सही रहने के बहुत अच्छा इलाज है आज के डेट। इतना मेरा मैसेज है कि ये आपको ध्यान रखना है कि आपने मिस नहीं करना। एक्सरसाइज, डाइट और अपनी खान पान और जो भी वॉटेवर जो आपको एडवाइस दी गई है उसको फॉलो करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छी टिप्स दी है सर आपने। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी से पहले पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने ना कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी से पहले क्या करना है और बाद में भी, मैं कहूँगा बाद में भी क्या करना है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि जहाँ ऑर्थोपेडिक्स का नाम है एक इमरजेंसी सर्जरी है कि फ्रैक्चर हो गया तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। उसमें तो कुछ नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट हो गया। बट मेरी एडवाइस, चाहे आपकी नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, वो एक इलेक्टिव सर्जरीज है या कुछ भी सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑलरेडी जो मैं कटरी में बोल चुका हूँ कि आपका खान पान, डाइट और एक्सरसाइज, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियों का खुरना, जो हड्डियों का घिसना, ये सब हमारी हड्डियों की ताकत पर डिपेंड करता है। हड्डियां हमारा बॉडी का एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मैडम मेरी एडवाइस यही है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली हमारे स्केलेटल फ्रेमवर्क को ट्रीट करता है, यानी कि हमारी हड्डियों को ट्रीट करता है। हड्डियां की जैसे आप जानते हैं हमारा एक एक ढांचा है जिसपे हम खड़े होते हैं, और खड़े होने के लिए आपकी हड्डियों में जान होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी सर्जरी, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रैक्चर है, चाहे रिप्लेसमेंट है, चाहे आप हड्डी को टेढ़ा सीधा करवा रहे हैं, टेढ़े को यानी ऑस्टियोटॉमी करवा रहे हैं, कोई भी सर्जरी है उसमें हड्डियों के अंदर जान होना बहुत जरूरी है। और हड्डियों में जान होने के लिए उसके अंदर उसकी कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। कैल्शियम की मात्रा कम हो यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपकी वही बात दोबारा मैं दोहराऊंगा कि डाइट, एक्सरसाइज, कैल्शियम, प्रॉपर रूटीन, आपका जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि सर्जरी कराना एक बहुत छोटा काम है, सर्जरी के पहले और बाद की केयर आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं हर पेशेंट को अपनी यही बोलता हूँ, चाहे आप प्लेसमेंट करवा लें, प्लेसमेंट 2 दिन का काम है या 3 दिन का काम है, बट उसके बाद की केयर मेन काम है आपका। उसमें कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपने कैल्शियम खाना है, कैसे आपने वर्जिश करनी है, क्या आपने चलना है, क्या आपने स्लीप साइकिल होना चाहिए, ये तीनों चारों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा एक प्री और पोस्ट यानी सर्जरी से पहले और सर्जरी से बाद का पार्ट आपका हमेशा, चाहे ऑर्थोपेडिक्स है चाहे जनरल सर्जरी है, कोई भी सर्जरी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सर एज एन हेल्थ केयर एक्सपर्ट, ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, एज एन हेल्थ केयर एक्सपर्ट कोरोना के बढ़ते केसेस पे आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैडम, ये सच में आजकल के टाइम में बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं सिर्फ इतना समझ सकता हूँ और इतना बता सकता हूँ लोगों को कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोरोना से अगर बचना है
तो पहला काम तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सरकार कितना ही जोर लगाए, जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आम पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है कि दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरा, अगर वैक्सीनेशन करा भी ले तब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की एटलीस्ट कोशिश जरूर करें। बाकी लोग नहीं भी कर रहे तो आपने, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग समझें कि वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, तभी हम इससे बच पाएंगे, नहीं तो बहुत कोई रास्ता नहीं। थैंक यू सो मच सर, इतने टिप्स और इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। हम आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और इंटरव्यू पे और टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। अगर आपको डॉक्टर सोनित अग्रवाल के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं तानिशी आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर हाजिर होंगे हमारे नए मेहमान के साथ। तब तक जुड़े रहिए इंडिया टॉप डॉक्टर के साथ।